अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मेरा घर का तस्वुर करें तो क्या ख्याल दिल में आता है कि घर कैसा होना चाहिए। साफ सुथरा, सजा हुआ, खूबसूरत। लेकिन घर के लोगों के दिल जुड़े हुए ना हो तो घर मकान बन जाता है जिसमें अफराद एक दूसरे से अजनबी होते हैं, एक दूसरे की ज़रूरियात और एहसासात से बेनियाज। मेरा घर मकान कब बना? जब मैंने घर के बाहर के अफराद को घर में दखल अंदाजी की इजाज़त दी। मैं अपने जहन से सोचने की बजाय दूसरों के जहन से सोचने लगी। कल अजीब वाक़या हुआ। कल हमारे यहाँ 2 ख़वातीन आईं। उन्होंने जब अम्मी जान से ये सवाल किया कि आपकी बेटी को तलाक क्यों हुई, तो मेरी तो अजब हालत हो गई। हाथ कांपने लगे, टांगें अलग से लरजने लगी और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को घसीट घसीट कर बाहर लाई। मुझको अम्मी जान की आवाज़ आ रही थी। पता नहीं उन्होंने इन ख़वातीन को क्या जवाब दिया होगा। पता नहीं ये कौन औरतें हैं और इनको क्या तकलीफ़ है जो कि एक बंद बाब को खोलकर हमें तकलीफ़ दे रही हैं। मैंने आज़र्दगी से सोचा। उस दिन अम्मी जान के घर में अंधेरा छाया रहा, लाइट भी चली गई और खाना भी ना बन सका। मैं इस घर को अब अपना घर नहीं कहती। हालांकि अब तो मैं 2 साल से मुस्तकिल इस घर में क़याम पजीर हूँ, लेकिन ये घर मेरा तो नहीं। ये तो अम्मी जान और सादिया का घर है, मेरा कहाँ। सब चुपचाप अपने बिस्तर पर दराज अपने अपने जख्म को रीदते हैं। खामोशी तारी रही। सादिया भी अपनी अम्मी के यहाँ गई हुई थी, लिहाजा और भी सन्नाटा हो गया। कितना ही वक्त गुजर गया। मैं उंगलियों में हिसाब लगा रही हूँ। 2 साल 3 माह और 15 दिन हो गए हैं। मेरी और खालिद की अलहदगी में गलती किसकी थी? कौन कसूरवार था? ये मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा। क्यों ना मैं आपको शुरू से सारी दास्तां सुनाऊं। मुझे अम्मी जान की शाम की गुफ्तगू याद आने लगी। इसमें क्यों का क्या सवाल? उन्होंने किस कदर तल्ख और कड़वे लहजे में कहा था। तलाक होनी थी, हो गई। इसमें क्यों का क्या सवाल? दरअसल अजनबी खातून घबरा सी गई। हमारी बेटी का रिश्ता आया हुआ है खालिद की तरफ से। हम तहकीक कर रहे हैं। बड़ी दूर से आए हैं। बड़ी मुश्किल से आपका घर मिला है। हम जानना चाह रहे थे कि आपकी बेटी का घर टूटने का क्या सबब था। हम अपनी बेटी की यहाँ शादी करें या ना? खातून बड़ी लजाजत से गुफ्तगू कर रही थी। यूं मुझे पता चला कि खालिद दूसरी शादी कर रहा है। हालांकि मुझे खालिद से ज़रा बराबर भी मोहब्बत नहीं, लेकिन फिर भी उसकी दूसरी शादी का सुनकर दिल अजीब सी तकलीफ और अजियत में मुब्तला हो जाता है। मैं अपने आप को तंबीह करती हूँ, मुझे उससे क्या। लेकिन तो सुनिए मेरी यानी आलिया की कहानी, खुद मेरी यानी आलिया की जुबानी। शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था। आलिया आज अपनी अम्मी के यहाँ आई हुई थी। हर माँ की तरह रखशंदा बेगम भी सब अच्छा है ये जुमला सुनने की मुतमन्नी थी। हाल अहवाल पूछना ही था कि आलिया भट पड़ी। न जाने किन अजीबो गरीब लोगों में, किस खानदान में मुझे फंसा दिया है। इससे तो अच्छा था कि मेरी शादी ना होती। रखशंदा बेगम तो हवास बाख्ता हो गई। शादी के तमाम मामलात तो ठीक तरह अंजाम पाए थे। कोई भी मसला या इख्तिलाफ राय नहीं हुआ था। फिर अब क्या हुआ? महीने में 1 बार और कभी 2 बार आलिया की आमद होती और हमेशा ही अपने मियाँ और ससुर से शाकी दिखाई देती। सास तो उसकी कई साल पहले इंतकाल कर चुकी थी। उसका शौहर खालिद अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। मसला दरअसल खालिद की 3 फूफियाँ थीं जो कि खालिद उसकी बीवी के हर मामले में दखल अंदाजी करना अपना फ़र्ज समझती थी।
एक फूफी तो खालिद के घर के बराबर में ही रहाइश पजीर थी। बकिया दो एक दो गलियां छोड़कर रहती थी, लेकिन रोजाना वो खालिद के घर में शाम में आती थी। आलिया के ससुर और शोहर शाम तक काम से वापस आ जाते और चाय की महफिल में खूब हल्ला गुल्ला होता। कभी छोले बनाए जा रहे होते, कभी पकोड़े, कभी फूफी जान भी खुद सैंडविच वगैरह बनाकर ले आती, कभी बाजार से बेकरी का सामान आ जाता। चूंकि उनके ख्याल में आलिया अभी ना तजुर्बाकार और नो आमोज थी, इसलिए हर बात समझाना और हर मामले में अपनी राय देना जरूरी समझा जाता। किस वक्त कौन सा जोड़ा पहना जाए, आज क्या पके और किस तरह पकाया जाए, दस्तरखान पर अशिया को किस तरह पेश किया जाए, घर की सफाई सुथराई, मेहमानों की खातिर मदारत, मोहल्ले वालों के साथ ताल्लुकात, गर्ज हर मामले में उनकी बेजा मुदाखलत ने आलिया को बुरी तरह चढ़ा के रख दिया था। ये बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी उसे कि जिसकी एक सांस नहीं होती उसकी फिर 100 सांसें होती हैं। सोने पे सुहागा ये कि खालिद और अब्बा भी उनकी हर बात को दुरुस्त समझते और आंख बंद करके हर बात पे अमल करते, और आलिया से भी यही तवक्को रखी जाती। ऐसा लगता है जैसे हम कठपुतलियां हैं, आलिया चिढ़ के कहती, जिनकी डोरें आपकी फुफियों के हाथ में हैं। वो जिस तरफ इशारा करती हैं हम घूम जाते हैं। खालिद को हैरानी होती, वो समझ नहीं पाता था कि आलिया किस बात पे इतनी खफा हो जाती है। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, आलिया के लिए दिन ब दिन समझौता करना मुश्किल हो रहा था। मसला तो ये था कि वो अब तक खालिद को ही अपना हमनवा ना बना पाई थी। दरअसल उसकी वालिदा के इंतकाल के बाद उसकी फूफियों ने हर तरह से खालिद और उसके अब्बा का ख्याल रखा। अब आलिया शादी के बाद उनको इस तरह से सारे मामलात में दखील देखती तो उसको कितना भी बुरा लगेगा, लेकिन खालिद के लिए ये मामूल की बात थी। उस रोज तो हद ही हो गई। आलिया ने दही बड़े बनाए, 7 चने भी उबाल लिए। चने थोड़े सख्त रह गए। फूफी जान उसको समझाने लगी कि चने किस तरह उबाले जाते हैं। पहले भिगोते वक्त थोड़ा मीठा सोडा लगा लिया जाता है। आलिया को अचानक ही उस रोज ऐसा गुस्सा आया कि उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आपको इससे क्या? उसने बदतमीजी से कहा। क्या ये घर आपका है? आप अपने घर को क्यों नहीं संभालती? अगर आपको हमारे घर की चीजें पसंद नहीं तो बराए मेहरबानी अपने घर तशरीफ ले जाएं। फुफ्फी जान अपना सा मुंह लेकर रह गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनको आलिया से इस बेमुरवती की उम्मीद न थी। अपनी दानिश में वो इसकी भलाई के लिए कह रही थी। आलिया को अंदाजा न था कि खालिद सब कुछ सुन चुका है। ये बातचीत बावर्ची खाने में हो रही थी और खालिद आलिया से कुछ लेने के लिए किचन की तरफ आया था। उसने सारी बात सुनी और वो शोलों में घिर गया। फूफी जान आंखों में आंसू लिए चुपचाप घर से जाने के लिए पर तोड़ रही थी कि उसने आग बगोला होकर कहा, ठहरिए फूफी जान, आप नहीं जाएंगी। अब आलिया को ही इस घर से निकलना होगा। हाँ जरूर, आलिया गुस्से से चीखी। मुझे भी तुम्हारे इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है, जहां हर लम्हा मेरी तौहीन की जाती है और मुझे जलील किया जाता है। बात फिर बढ़ती गई। चीखों पुकार सुनकर अब्बा भी चले आए। वो हैरान हो रहे थे कि न जाने पल भर में क्या माजरा हो गया। बाकी दोनों फुफियां जो कि अब्बा के साथ अंदर बैठी थी, वो भी हक्का बक्का थी। बात हद से बढ़ गई। आलिया के तुर्की व तुर्की जवाब देने पर खालिद इस हद तक चिरागपा हो गया कि उसने आलिया को हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। फूफी जान और अब्बा रोकते ही रह गए, लेकिन ना तो आलिया बात समझ रही थी और ना ही खालिद अफहाम और तफहीम पर आमादा था। फूफी जान अपने आप को मुर्द इल्जाम ठहरा रही थी कि उनकी वजह से खालिद और उसकी बीवी का झगड़ा हुआ। अब्बा खालिद को पकड़कर अंदर ले गए, जो कि गुस्से से बिल्कुल बावला हो रहा था, और फूफी जान जल्दी से दरवाजा खोलकर आलिया को आमादा करने लगी कि वो घर आ जाए। लेकिन आलिया उनका हाथ झटक कर वहां से रवाना हो गई और फूफी जान देखती की देखती रह गई। जाने से पहले उसने फूफी जान की तरफ रुख करके कहा,
آپ یہی چاہتی تھی نا کہ میرا گھر برباد ہو جائے. چلیے خوش ہو جائیے سب, آپ لوگوں کی یہ خواہش پوری ہو گئی. پھوپھی جان تو دہل کے رہ گئی. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عالیہ ان سے اس حد تک بدگمان اور خفا ہوگی اور اتنی نفرت کرتی ہوگی. عالیہ رکشہ پکڑ کے سیدھی اپنی امی کے ہاں جا پہنچی. بالکل ٹھیک کیا تم نے. بات سن کر امی جان نے اس کی حوصلہ افزائی کی. برداشت کی بھی حد ہوتی ہے. وہ سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ ہماری بیٹی کوئی لاوارث اور اکیلی ہے. میں تو یہی کہتی ہوں کہ یہ زمانہ صبر کا زمانہ نہیں بلکہ ہر ایک کو منہ توڑ کر جواب دینا چاہیے. ظلم کو برداشت کرنے والا خود ظالم ہے. اب دیکھنا, جب تک خالد میاں خود تم سے معافی نہ مانگیں گے میں نہیں بھیجنے والی. اور وہ ان کی پھوپھی جان؟ امی جان نے غصے میں دانت پیستے ہوئے کہا. ان کو تو کان پکڑ کے اور ناک رگڑ کے معافی مانگنا ہوگی. امی جان کے نخوت سے کہنے پر عالیہ تو کھل ہی اٹھی. شکریہ امی جان, آپ نے میرے جذبات کو سمجھا, میرا احساس کیا. وہ امی جان کے گلے لگ گئی. امی نے بھی اس کو اپنے آپ سے چمٹا لیا. دیکھو تو کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا. آنکھوں کے گرد ہلکے ہو رہے ہیں, چہرے کا رنگ تو بالکل جھلس ہی گیا ہے. تم آرام سے رہو, میں اس معاملے کو خود ہی سنبھال لوں گی. پھر 3 ہی دن گزرے تھے کہ خالد کا فون آیا تو امی جان نے اس کو خوب کھری کھری سنائی. تم تو جا کر اپنی پھوپھی کی گود میں بیٹھو, تمہیں بیوی کی کیا ضرورت بیٹا. اور پھر 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ عالیہ کی طبیعت خراب ہو گئی. متلی اور الٹیاں. ڈاکٹر کے ہاں پہنچ کے اندازہ ہوا کہ نئے مہمان کی آمد ہے. شادی کے 1 سال بعد خوشخبری سننے کو ملی. عالیہ بے حد خوش تھی. امی جان نے اس کے سسرال فون کر کے ابا سے بات کی اور یہ خبر سنانے کے ساتھ ساتھ ان کو مزید جو منہ میں آیا وہ بھی سنائی. نتیجتاً ابا پھوپھی جان کے ہمراہ خود عالیہ کو لینے آئے. پھوپھی جان نے اس سے معافی مانگی تو امی جان اس کو بھیجنے پہ راضی ہو گئی. سسرال پہنچی تو خالد کا موڈ بگڑا ہوا تھا. عالیہ کو افسوس ہوا کہ وہ خام خواہ آئی. تمہاری امی اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ وہ خوب گھرچا برسا. خبردار, عالیہ بھی چیخی, میری امی جان کو کچھ مت کہنا. وہ جاہل عورتوں کی طرح ہاتھ نچا نچا کے بول رہا تھا. تمہاری امی جان میں تو ہیرے جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ہاں کے بزرگ ناکارہ ہوش و حواس سے عاری اور بے وقوف ہیں. جنگ زور و شور سے جاری تھی. عالیہ کا سانس پھول رہا تھا کہ ابا چلے آئے. خالد, میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا بیٹا, وہ بڑی لجاجت سے کہہ رہے تھے. میں برداشت نہیں کر سکتا ابا. وہ ابا کو دیکھ کر دھیما ہو گیا. دیکھو, ہماری بہو کا خیال رکھو, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں. عالیہ کی طبیعت مکدر ہو گئی. وہ منہ پھیر کر آنے والے بچے کے بارے میں سوچنے لگی. اگر اس کو اپنے ہونے والے بچے کا خیال نہ ہوتا تو ان لوگوں سے کوئی تعلق اور واسطہ بھی نہ رکھتی. امی جان بھی اسی وجہ سے نرم پڑ گئی تھی کہ آخر کو بچے کی ماں کو طلاق دلا کے تو گھر بٹھا بھی نہیں سکتی تھی. سو اب یہی بہتر تھا. اور یوں بھی جب وہ وارث پیدا کرتی تو خود بخود اس کے پاؤں مضبوط بھی ہو جاتے. اب کون اسے منہ بھر کے کچھ کہہ سکتا تھا. بس پھر نرم گرم دن گزرنے لگے. عالیہ بھی بے خوف ہو گئی تھی. ابھی بچہ دنیا میں آیا ہی نہ تھا کہ اس کو لگا اس کے پاؤں مضبوط ہو گئے ہیں. پھوپھیوں کی آمد بھی قدرے کم ہو گئی تھی. ویسے بھی اب وہ عالیہ سے گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کرتی. ان کو بھی یہ اندیشہ رہتا کہ اسے کچھ برا نہ لگ جائے. عالیہ کو ان کی حالت دیکھ دیکھ کر بڑی خوشی محسوس ہوتی. شاباش عالیہ, وہ اپنے آپ کو دل ہی دل میں سراہتی. پہلے ہی ہمت کر لی ہوتی. خیر, اب بھی اتنا وقت نہیں گزرا. پھر 6 ماہ ہو گئے تھے. عالیہ کی طبیعت گری گری رہنے لگی. ایک دن پھوپھی جان اور ابا باتیں کر رہے تھے. ہمارے ہاں تو پہلے ہمیشہ بیٹا ہی ہوتا ہے. ابا خوش دلی سے ہنس کر بولے. ہاں, اللہ کا کرم. پھوپھی جان نے ہاں میں ہاں ملا کر کہا. ہم سب بہن بھائیوں کا پہلا بیٹا ہی ہوا ہے. اب دیکھو خالد کے ہاں کیا ہوتا ہے, اللہ کو کیا منظور. عالیہ کا موڈ بگڑنے لگا.
खैर, खालिद के यहाँ जो भी होगा हमें तो जान से प्यारा होगा। फूफी जान जल्दी जल्दी बोली। बिल्कुल बिल्कुल। अब्बा का मूड बड़ा ही खुशगवार था। बेटा हो या बेटी, आलिया खुश हो गई। इस गुफ्तगू के दौरान खालिद चुपचाप बैठा रहा। फिर जाने क्या ख्याल आया कि एकदम उठकर अपने कमरे में चला गया। आलिया कमरे में आई तो वो ऑफिस का काम कर रहा था। आपका क्या दिल चाहता है खालिद? आलिया खालिद से पूछने लगी। हमारे यहाँ पहला बेटा हो या बेटी? बेटा, खालिद ने फाइलों में सर दिए खिलाफे तवक्को जवाब दिया। मुझे बेटी नहीं चाहिए, खालिद ने संजीदगी से कहा। बेटी होगी तो तुम्हारे ही जैसी होगी, जिद्दी, हठ धर्म और बेवकूफ। आलिया का तो गमो गुस्से से बुरा हाल हो गया। वो तो जैसे पागल होने लगी। आप समझते क्या हैं आप खुद को? वो जोर से चिल्लाई। आहिस्ता आहिस्ता बोलो, तमाशा लगाने की जरूरत नहीं, खालिद ने सर्द मोहरी से कहा। अच्छा, अगर हमारे यहाँ बेटी होगी तो तुम क्या करोगे? वो उसके सामने तन के खड़ी हो गई। गुस्से और जिद में तो दोनों ही तेज थे। आलिया लड़की होकर भी किसी मुकाम पे सब्र या बर्दाश्त का मुजाहरा ना कर पाती थी, तो खालिद तो फिर गर्म मिजाज का जोशीला मर्द था। एकदम ही मजीद तब क्या? मैं क्या करूँगा? मैं उसे उठा के घर से बाहर फेंक दूंगा, वो लफ्जों को चबा चबा कर बोला। आलिया सुन हो के रह गई। एक लम्हे के लिए कुछ बोल ही ना सकी। उसके हाथ पांव बेजान होने लगे और जुबान हरकत करने से कासिर। खालिद उसकी खामोशी से बेपरवाह होकर दोबारा सर झुकाए अपने काम में मसरूफ था। उसको अंदाजा भी ना हुआ और आलिया के ऊपर कयामत ही गुजर गई। उसको खालिद से खौफ आने लगा। मौका मिलते ही अम्मी जान को फोन करके सारी बात बताई। उन्होंने उसे जल्द अज जल्द उस घर से निकल जाने का मशवरा दिया। साथ ही साथ ताकीद कर दी कि सारा जेवर और ज़रूरी महंगा सामान भी ले आए। आलिया बेवकूफ़ थी, 3 कपड़ों में ही वहाँ से निकल जाती। अम्मी जान तजुर्बाकारी पूरी मंसूबाबंदी के साथ उसे बता रही थी। वो चुपचाप फिर खालिद की ज़िंदगी से हर कीमती चीज़ लेके निकल गई, हमेशा के लिए, कभी भी वापस ना आने के लिए। और फिर कुदरत को जो मंजूर, अम्मी के घर में ही उसके यहाँ बेटी की वलादत हुई। बच्ची को इब्तदा से ही सांस का मसला था। 1 हफ्ते ही में वो इस दुनिया से अगली दुनिया वापस चली गई। खालिद और अब्बा ने बच्ची को देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन अम्मी जान ने उनकी सारी कोशिशें नाकाम बना दी। हम आप लोगों से कोई ताल्लुक रखना ही नहीं चाहते, उन्होंने साफ साफ कहा। आपको तो बेटी चाहिए ही नहीं थी, अब क्या दिलचस्पी पैदा हो गई? 7 दिन में ही 9 मौलूद बच्ची की सांसें बंद हो गई और दूसरे ही रोज आलिया के नाम तलाकनामा भी आ गया। अम्मी जान ने सुख का सांस लिया। लो भाई, दोनों बलाएं टली सर से। वो दिल ही दिल में बहुत खुश थी। आलिया ने भी खुश होने की कोशिश की, लेकिन दिल एक बेनाम से दुख और अजियत में मुब्तला था। आज इस तमाम सानहे को, इस वाक़े को 2 साल 3 महीने और 15 दिन हो गए। आलिया ने उंगलियों पे हिसाब लगाया। अम्मी जान ने क्या कहा था? आलिया जहन में वही गुफ्तगू दोहरा रही थी जो कि शाम को आने वाली खवातीन से उन्होंने की। उसकी 3 फुफियां हैं, फसाद की जड़ हैं। अम्मी जान उनको आगाह कर रही थीं, जो कि खालिद के बारे में पूछगिछ करने आए थे। जब तक वो जिंदा हैं, वो खालिद का घर नहीं बसता देख सकती। अम्मी जान ने मजीद इंकशाफ किया। 3 फुफियां? खातून सोच में डूबकर बोली थी। एक फुफी का तो इंतकाल हो गया और दूसरी वाली सऊदी अरब चली गई, जबकि तीसरी अपने बेटे के पास लाहौर चली गई। अच्छा? अम्मी जान के मुंह से हैरत से निकला था। खुद आलिया भी अपनी जगह गुमसुम हो गई थी। चलें, अच्छा हुआ हम आपकी तरफ आ गए। पता चल गया लड़का तो हीरा है, इतनी अच्छी नौकरी, अपना घर, गाड़ी। बाप का क्या है, आज है कल नहीं। फुफियों का ही मसला था ना। चलें, आपने तसल्ली करवा दी। वो खवातीन चली गई थी।
رات بہت گہری تھی، ایسی گہری، ایسی تاریک کہ لگتا تھا اب کبھی روشنی عالیہ کے نصیب میں نہیں۔ سب فیصلہ اس نے باقائم ہوش و حواس کیا تھا، اپنی پوری مرضی سے کیا تھا، اس پہ کوئی زور زبردستی بھی نہیں تھی۔ تو پھر رات کیوں نہیں کٹ رہی تھی؟ دل پہ بھاری بوجھ کیوں تھا؟ ملال نے اسے کیوں گھیرا ہوا تھا؟ ایک پچھتاوا اس کے چاروں اور کیوں تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیسا پچھتاوا ہے۔ 2 سال 3 مہینے اور 15 دن عالیہ سوچنے لگی، کاش وہ صبر سے تھوڑا انتظار کر لیتی۔ مکان کو گھر بنانے کے لیے صبر اور انتظار کتنا ضروری ہے، عالیہ سے زیادہ کون سمجھے گا؟ اور آج آ کر عالیہ کو اپنا گھر ٹوٹنے کا دکھ ہوا تھا، اپنی نومولود بچی کے اس طرح اس دنیا سے چلے جانے کا دکھ ہوا تھا۔ وہ تو مطمئن تھی، خوش تھی، پھر یہ بے سکونی کا کنکر آج اس کی زندگی میں کیوں آن گرا تھا کہ اس کی پوری ہستی تہس نہس ہو کے رہ گئی تھی۔ عالیہ جس نے گھر کے باہر کے افراد کو گھر میں دخل اندازی کی اجازت دی تھی، اس نے اپنا گھر خود برباد کیا۔ اگر جو وہ تھوڑے صبر اور تحمل سے یہ تھوڑا وقت گزار لیتی تو آج اس کی بیٹی اس کی باہوں میں کھیل رہی ہوتی، اس کا ایک اپنا گھر ہوتا۔ یہ تو امی جان اور سعدیہ کا گھر تھا نا، اس کا گھر تو نہیں تھا۔ اور کیا اب زندگی میں وہ کوئی گھر بنا سکے گی؟ کیا اپنی بیٹی سے وہ کوئی سبق سیکھ پائے؟ یہ ملال تو اس کے دل کو کسی آری کی طرح کاٹ رہا تھا۔ کیا تھا؟ وہ تو نادان تھی، کم عمر تھی، کم عقل تھی، جذباتی تھی، لیکن امی جان تو جہاں دیدہ تھی، عمر رسیدہ تھی۔ وہ کیوں نہ صورتحال کو بھانپ سکی؟ انہوں نے بر وقت عالیہ کو درست مشورہ کیوں نہ دیا؟ انہوں نے اپنی بیٹی کو گھر بسانے کی، صبر و تحمل سے تھوڑا وقت گزارنے کی تلقین کیوں نہ کی؟ عالیہ کی یہ کہانی عالیہ کی ہی کہانی نہیں، آج کے معاشرے کے ہر گھر کی کہانی ہے، جہاں بعض اوقات تو لڑکیوں کو واقعی بہت بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات زندگی کی چھوٹی موٹی پریشانیوں کو بھی وہ رائی سے پہاڑ بنا لیتی ہیں۔ ایسے میں ان کے والدین، دوست، احباب اور رشتہ داروں کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ 2 افراد کو ایک کنبہ بننے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ کوشش کیجیے عالیہ کی اس کہانی کے ذریعے اپنی بچیوں کو یہ سبق دینے کی کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔